पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन से, ठीक है, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है फिजिक्स का। सबसे पहले तो आप लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स के बारे में समझ लो। आप लोग क्या समझते हो फिजिक्स की स्टडी? साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना। उसमें भी बायोलॉजी के अंदर फिर जाओगे तो जियोलॉजी अलग हो जाएगा, बॉटनी अलग हो जाएगा, है ना। फिजिक्स में भी फिर बहुत सारी सब ब्रांचेज आ जाएंगी, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक आ गया, ऑर्गेनिक आ गया, फिजिकल, है ना। तो यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि फिजिक्स स्टार्ट करें तो फिजिक्स का आइडिया होगा। फिजिक्स क्या है, आप लोग क्या समझते हैं फिजिक्स, हम क्या क्या पढ़ते हैं? सिंपल आपको मालूम, हम मोशन पढ़ते हैं, है ना, हीट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। मोशन क्या है? दुनिया में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो, चाहे पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज का मोशन हो, ठीक है, प्लैनेट्स का मोशन हो। हीट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे सनलाइट की हीट हो, चाहे घर में किसी इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हो, या किसी रिएक्शन से निकलने वाली हीट हो। लाइट भी हम चाहे टेरेस्ट्रियल लाइट को यूज़ कर रहे हैं, सितारों की लाइट को देख रहे हो, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की लाइट को देख रहे हो, या लैब में किसी एक्सपेरिमेंट में लाइट को स्टडी कर रहे हो। कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो हम बताते जा रहे हैं, साउंड, आवाज़ सुनाई पड़ रही है, हमारे चारों ओर जो भी नेचर है, नेचर की स्टडी जो हम कर रहे हैं, है ना। तो नेचर की स्टडी आप कहते हैं कि बॉटनी वाला भी तो नेचर की स्टडी कर रहा है, पेड़ पौधों की स्टडी कर रहा है, जीव जंतुओं की स्टडी कर रहा है, जियोलॉजी वाला। हम उसके बारे में नियम बनाते हैं, V = U+AT। ये फिजिक्स बताएगा कि ये समीकरण है, इसके अकॉर्डिंग हमारा मोशन होगा। लेकिन जियोलॉजी वाला नहीं बताएगा कि एक हाथी चल रहा है तो उस पर V = U+AT इक्वेशन लागू होगी, उसकी स्टडी दूसरे प्रकार की होगी। तो हम क्या स्टडी करते हैं? लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर। और क्या करते हैं? इनके बारे में रूल्स बनाते हैं, ठीक है, नियम बनाते हैं, और फार्मूला बेस्ड या मैथमेटिकल बेस्ड काम करते हैं। ऐसा नहीं V = U+AT हमने बता दिया, इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में हमने बता दिया ऐसा होगा। केमिस्ट्री वाला ये चीज़ नहीं बताएगा, बॉटनी पेड़ पौधों का अध्ययन करने वाला वो नहीं बताएगा। यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स में इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। तो लॉज ऑफ नेचर की स्टडी होती है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स में फॉर्मेशन होता है या लॉज का हम निर्माण करके बनाते हैं। आगे समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं इसमें, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये याद रखो। फिजिक्स को समझने के लिए कोई भाषा चाहिए, तो फिजिक्स को समझने के लिए हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं, ठीक है ना। हमने कहा W = F × x, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो पढ़ा ही होगा छोटे छोटे फॉर्मूले। अब कार्य तो कई जगह हो रहा है, हवा चल रही, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं कार्य की चीज आ रही है। कोई जीव जंतु है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चलना, वजन उठाना, सभी में हो रहा है। लेकिन ना जियोलॉजी वाला इस तरह से फार्मूले के फॉर्म में बताएगा, मैथमेटिकल फॉर्म में, ना बॉटनी वाला, ना केमिस्ट्री वाला। हम फिजिक्स में फार्मूला डिफाइन कर देंगे कि इतना बल लगा के इतनी डिस्टेंस तक चला तो इतना कार्य किया। तो कुल मिला के लॉज ऑफ नेचर को स्टडी करना और मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो बस ये हमने इसलिए बताया कि आप लोग समझ लें कि फिजिक्स की हमारी लिमिटेशन क्या है। लॉज ऑफ नेचर, तो नेचर जो स्टैंडर्ड है केवल हमारी पृथ्वी तक ही सीमित थोड़ी है। नेचर में तो हम बियॉन्ड द अर्थ भी स्टडी कर सकते हैं, सोलर सिस्टम में जा सकते हैं, यूनिवर्स में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आएंगी। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, सबसे पहले तो समझिए यूनिट। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कैसे स्टूडेंट्स हैं आपको? मिक्स बैठे हुए हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन इंग्लिश में अगर लिखा दें तो अच्छा रहेगा। नोट किए यूनिट्स और डेफिनेशन नोट करिए। वो इसलिए कि कॉन्सेप्ट समझ में आए, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे लिखकर तो ज़्यादा अच्छा है।
अभी थोड़ा स्लो स्पीड में चलेंगे, फिर थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा तो ग्रैप्स करने की कोशिश करेंगे। यूनिट्स, units are the chosen standards which when applied, units are the units are the chosen standards which when applied in front of a number gives the complete information about the physical quantity. क्या इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई यूनिट एग्जांपल लेते हैं, यूनिट जैसे कि हम कहते हैं कि किलोग्राम, ठीक है, तो किलोग्राम और एक जगह मैंने लिख दिया ग्राम, है ना, तो किलोग्राम और ग्राम का अपने आप में ये है क्या, यूनिट है, यूनिट का मतलब मात्रा, अपने आप में इनका कोई मीनिंग नहीं, सेंस नहीं है। यूनिट्स आर चूजन स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड है, ये किलोग्राम का स्टैंडर्ड हो गया क्या बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। हमने कहा विच व्हेन अप्लाइड इन फ्रंट ऑफ ए नंबर, नंबर के साथ लगा दो, यहाँ मैंने लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया 10, ठीक है, तो अब इनकी कुछ वैल्यू हो गई। अब आप समझ रहे हैं 10 किलोग्राम 10 ग्राम, अब बता सकते हो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा। जब तक ये 10 नंबर नहीं लिखा था तब तक आप कुछ कह नहीं सकते, इसको कोई मतलब नहीं। कहीं लिखा है रुपए, कहीं लिखा पैसे, तो उसके पहले जब तक नंबर नहीं लगाओगे कि 5 रुपये 10 रुपये कि 5 पैसे 10 पैसे, तब तक उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। और जैसे नंबर लगा दिया, जैसे मान लिया अक्सर लिखा जाता है तो रुपये पहले लिखा जाता है ना, कोई बात नहीं, अगर हम ऐसे कहना चाहें कि रुपये और यहाँ पैसे लिखा हो, है ना, और यहाँ लिखते हैं 100, यहाँ लिखते हैं 100। जब 100 नहीं लिखा था तब आप बता ही नहीं सकते कि है क्या, वैल्यू क्या है। तो कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन तभी मिलती है जब यूनिट से पहले नंबर लगाया जाए, है ना। तो यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता हुई, एक कोई नंबर होना चाहिए और नंबर के आगे एक यूनिट लिखा होना चाहिए, तभी इंफॉर्मेशन आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर को एन लिख लेता हूँ, यूनिट को यू लिख लेता हूँ, यानी कि जब तक एन और यू दोनों नहीं मिलेंगे, हमने यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, अब आपको पता हो गया कि 10 के लिए 10 ग्राम, ये क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई, और ये वाली कम हो गई, 100 रुपये ज़्यादा हो गए, 100 पैसे कम हो गए, तो आपको पता लग गया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो यूनिट का यूज़ क्या हुआ, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए यूनिट से पहले हमने नंबर ऐड किया और हमने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, ठीक है। तो अभी तक पढ़ने का तरीका रहता तो आप थिंकिंग ये डेवलप करिए कि वाकई में शुरुआत कहाँ से हुई यूनिट्स की। अब आगे देखते हैं, यूनिट ऐसा होना चाहिए कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन अक्सर होता क्या, आपने पढ़ा है कि बहुत सारे यूनिट्स, फोर्स है, कभी आप न्यूटन को बता सकते हो, कभी आप टाइम में फोर्स को बताओगे, एनर्जी को जूल में बताओगे, आर्ग में बताओगे। यूनिट बदल रहा है, यूनिट बदलेगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ नंबर भी बदल जाएगा। जैसे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आप कहोगे अगर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो कहोगे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट बदल गया तो नंबर भी बदल गया।
अगर यूनिट बदला, नंबर बदला, लेकिन उस चीज़ की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ किलोग्राम लिखा था, यहाँ ग्राम लिखा था, यहाँ हमने 1 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया। यूनिट बदल गया, नंबर नहीं बदला, तो गलत हो गया। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, है ना। हमें नंबर भी बदलना पड़ेगा। हमने अब यहाँ पे ये लिख दिया, तो अब क्या हो गया, 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम, एक ही बात लिखी हुई है। तो अगर यूनिट बदलेगा तो निश्चित रूप से नंबर भी बदलना चाहिए, ठीक है ना। नंबर नहीं बदल रहा, इसका मतलब फिर से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे, मिस हो गई इन्फॉर्मेशन। अगर हमने ये लिखा था ना नंबर और यूनिट, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मान लिया कि ये पहला नंबर था N1 और इस यूनिट को मैंने माना U1। तो दूसरे सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो नंबर बदल जाएगा N2 और यूनिट हो जाएगा U2। अगर इसी को तीसरे यूनिट मिल जाए, यहाँ पर मिलीग्राम कर दें, तो मिलीग्राम का मतलब है 10 की घात 3 का और गुणा करना पड़ेगा ना। तो मान लिया वो आ गया तीसरा N3, तो यूनिट बदल गया U3। तो जब जब यूनिट बदलेगा तब तक नंबर बदलेगा, और जब जब नंबर बदलेगा तब तक यूनिट बदलेगा। अगर इन क्वांटिटी को हमें बराबर रखना है ना। इसका मतलब कह रहे हैं डॉट डॉट कुछ भी लिख दो, N into U, ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? बदलेगा नहीं। इसका मतलब N into U बराबर ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि U प्रोपोर्शनल टू 1/n। बताइए ये बात सही है? यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। कितने स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख रहे हैं? लिख सकते हैं, बताओ। दिख रहा है सबको? कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है? नंबर अगर कम लेंगे तो यूनिट हमें बड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा वाला यूनिट। और नंबर अगर छोटा वाला ले लिया, नंबर बड़ा वाला ले लिया तो यूनिट छोटा। देखो, नंबर छोटा, यूनिट बड़ा। किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है, नंबर बड़ा, यूनिट छोटा। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई कंफ्यूजन हो यूनिट डायमेंशन निकालने का, तो आप ये हमेशा देखो कि नंबर और यूनिट में रिलेशन क्या है। एक चीज़ बढ़ेगी तो एक घटेगी, ठीक है ना। यहाँ तक अगर नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा। किताबों से पढ़ तो रहे होंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा सा ये मेरी थ्योरी भी नोट कर लीजिए। या फिर n प्रोपोर्शनल टू 1/u, ये भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? छोटा यूनिट बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू, बड़ा यूनिट छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू। बड़ा यूनिट था, छोटी वैल्यू लेनी पड़ी। कोई चीज़ यहाँ पर लिखने के बाद लिख सकते हैं लास्ट में, स्मॉलर बाय यूनिट मोर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब एक हल्की सी झलक ये दे दें, क्योंकि अब ये तो आप पढ़ थोड़ी, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पेपर में। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें? उन्होंने कहा कि किसी देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इन 2 डिफरेंट सिस्टम्स। इन्होंने कहा फॉलोइंग आर द पॉसिबिलिटीज, निम्नलिखित में से संभव है विकल्प A B C D। ए में कह देंगे स्मॉलर द यूनिट, स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट ये हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू ये हो गई 1 या 1000। यहाँ यूनिट बड़ा था, स्मॉल वैल्यू हो गई। यूनिट छोटा हो गया, वैल्यू 1000, वैल्यू बड़ी हो गई।
क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमने ट्रांसफर किया फिजिकल क्वांटिटी को, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कैसे विकल्प दिए होंगे, ए बी सी, ए बी, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख लेना, ठीक है। पहले में कहेंगे स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर यूनिट ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर ग्रेटर यूनिट ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर कह दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ चारों में से कौन सा वाला विकल्प सही होगा। स्मॉल यूनिट स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉल यूनिट ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्रेटर यूनिट ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा वाला सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन कैसे डिजाइन हो सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल दिया। जब आप किताब से प्रैक्टिस करोगे तो और आइडियाज़ आएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कैसे पकड़ के एक्सट्रैक्ट करें क्वेश्चन। दूसरी चीज़ ये कि जैसे स्टूडेंट स्मार्ट होता चला जा रहा है तो पेपर डिजाइन करने वाले एग्जामिनर में स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। आप समझते हो कि हमने इतना पढ़ लिया, हम कर ले जाएंगे, लेकिन हमेशा डिफीट खा जाते हो। उसका मतलब क्या होता है, हम केवल एक सिंगल चीज़ पर फोकस करते हैं। अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें क्या है, कई चीज़ों को मिला के एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें जब तक 2 से 3 अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, जानकारी नहीं होगी, 3 में से 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक नहीं आ रहा है आपको, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तभी हम कहते हैं कि क्वेश्चन कठिन था, थोड़ा सा नहीं आ पाया। थोड़ा सा क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ इक्वल नहीं थी। तो एग्जामिनर्स भी उतने स्मार्ट हो गए, जब क्वेश्चन डिजाइन करते हैं तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि सीधा 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 आपने एक लॉ पढ़ लिया, एक रूल पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन बन गया। उसके अंदर 2-3 को मिलाकर आंसर निकालने का इस तरह का कुछ सिस्टम आ रहा होगा। तो हर फंडामेंटल पे, हर रूल पे अच्छी सी पकड़ बनाते हुए चलिए। फंडामेंटल पे सबसे पहले पकड़ बनानी है, बेसिक क्या है, फिर एडवांस की तरफ उसमें बढ़ना है, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करना, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अनसॉल्व वाले करना, प्रैक्टिस सेट वगैरह। तो अभी तो थ्योरेटिकली चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्लियर। यहाँ कुछ पूछना किसी को, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज देखें क्या होती हैं, अभी विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो सिस्टम आपको पढ़ते हैं वो ऐसा ही पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, FPS, यस है ना, FPS पढ़ते हैं। तो अभी इन सबके बारे में बताएंगे। यहाँ देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स की जो बात कही है, तो जैसे मान लिया हमने क्वांटिटी ले ली, क्वांटिटी ले ली मास, है ना, टाइम, लेंथ, इनको नोट नहीं करना अभी, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। और किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है यूनिट। तो इसका हमने कह दिया किलोग्राम था, इसका कह दिया सेकेंड था, इसका कह दिया मीटर था, है ना, ये तो करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट समझ लो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और यूनिट्स क्या है, ठीक है। क्वांटिटी है कोई फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, उसको मेजर करना चाहते हैं। और यूनिट क्या है, जिसके पदों में हम मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ जिसमें मेजर करेंगे वो हमारा यूनिट कहलाएगा। तो यहाँ अगर हम यूनिट की बात करें तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मेन जो टाइप है इनको हमने 2 में डिवाइड किया है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स में, ठीक है।
नहीं अभी नहीं ये तो आज छोड़ देता टाइप्स ऑफ यूनिट्स फंडामेंटल और डेराइव। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स वो हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट और एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट और नॉन कोरिलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट का मतलब जैसे टाइम का यूनिट है सेकेंड, और दूसरा हुआ मान लिया मास, उसका यूनिट है किलोग्राम। तो किलोग्राम और सेकेंड का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। आप ये नहीं बता सकते हो कि 1 किलोग्राम बराबर कितने सेकेंड, कोई मीनिंग नहीं हुआ कि 1 सेकेंड बराबर कितने किलोग्राम। इनका कोई रिलेशन नहीं आपस में, सब बिल्कुल सेपरेट है। ऐसा कोई फंडामेंटल का मतलब इनकी अलग अलग ओरिजिन है। ये किसी चीज़ों से मिलकर नहीं बने हुए हैं, अपने स्वयं में इनकी उत्पत्ति। डेराइव्ड का मतलब है कि इनसे मिलकर, ठीक है, बने, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में। मीन्स डिपेंडेंट और रिलेटेड या कोरिलेटेड विद फंडामेंटल, इन वालों के साथ कोरिलेटेड। जैसे हमने कहा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर लेंथ का भी यूनिट आ गया, टाइम का भी आ गया। तो मीटर और सेकेंड आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड, वो एक कॉम्पैक्ट यूनिट आ गया वेलोसिटी का, जिसमें कि फंडामेंटल दोनों शामिल हो गए, दोनों फंडामेंटल आ गए, ठीक है ना। फंडामेंटल को हम किसी भी और यूनिट्स के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन डेराइव्ड यूनिट को हम फंडामेंटल के यूनिट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप नोट कर लीजिए, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं कुछ प्रॉपर्टीज, क्वांटिटीज या यूनिट्स, तो शॉर्ट में नोट करने पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो जनरेट होते हैं, लिख लें प्रॉपर्टीज, इसके साथ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स प्रॉपर्टीज। नंबर 1, well defined and suitable in size। well defined and suitable in size का मतलब हुआ well defined and suitable in size। पहले नोट कर लें, फिर सबको एक्सप्लेन करता हूँ इनका मीनिंग क्या है। सेकेंड, in size, SIZE size। Second, easily reproducible at every place।
इजली रिप्रोड्यूस किया जा सकता है इनको एट एवरी प्लेस, इजली रिप्रोड्यूसिबल एट एवरी प्लेस। थर्ड, डू नॉट वेरी विद टाइम, डू नॉट वेरी, VARY, वेरी मतलब चेंज होना, वेरिएशन होता है ना, वेरिएबल, VARY, डू नॉट वेरी विद टाइम, प्लेस, टेम्परेचर और प्रेशर। टाइम, प्लेस, टेम्परेचर और प्रेशर। should be easily, next, fourth, should be easily accessible लिखेंगे, ACCESSIBLE, should be easily accessible। अब वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहला वाला क्या है बताइए? वेल डिफाइंड। इनका मतलब इनकी एक डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स बताया था, आपने पढ़ा होगा कि 1 सेकेंड के इतने हिस्से में प्रकाश जितनी दूर जाता है उसको 1 मीटर बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है ना, इस तरह के। आपने पढ़ा होगा 9th-10th में शायद कि लंदन में ब्रिटिश ब्यूरो में एक प्लेटिनम इरेडियम का एक सिलेंडर रखा है, उस सिलेंडर का जितना वेट होता है उसको 1 kg कहा जाता है। सेकेंड के लिए कहा गया कि क्रिप्टन 86 की वेवलेंथ का इतने पार्ट होता है, वो 1 सेकेंड कहा जाता है। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि ये चीज़ है वो बदलेगी नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन। और उसमें क्या था? easily reproducible at every place, नहीं, पहले वाला अभी well defined and suitable in size। हाँ, सुइटेबल इन साइज। सुइटेबल इन साइज का मतलब है कि ऐसा नहीं 1 किलोग्राम हमने डिफाइन किया तो 1 किलोग्राम एक निश्चित क्वांटिटी होगी, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा डिफाइन कर दिया कि कभी हम 1 किलोग्राम की कल्पना ना कर पाए, या इतना छोटा डिफाइन कर दिया कि हम अगर 1000 किलोग्राम को मेजर करना पड़ जाए तो मान लिया कि हम जितना 1 ग्राम होता है उतना बड़ा 1 किलोग्राम को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल जाती हैं। तो एक सुइटेबल इन साइज, एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए जिससे कि हम मेजरमेंट आसानी से कर सकें। 1 मीटर हमने बना दिया, इतना बड़ा लगभग बना रखा है। अब अगर मान लो कि 1 मिलीमीटर के आकार का 1 मीटर बनाया होगा तो कई चीज़ें डिफिकल्टी होती ना। नेक्स्ट क्या है? easily reproducible at every place। इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट एवरी प्लेस। हम चाहे 1 किलोग्राम को इस कमरे में वजन तौले, चाहे मार्केट में जाके 1 किलोग्राम को तौल लें, चाहे घर जाके 1 किलोग्राम कर दें, हर प्लेस पर वो प्रोड्यूस होगा 1 किलोग्राम रिजल्ट ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट। do not vary with time, place, temperature and हाँ, pressure। किलोग्राम, मीटर, मान लीजिए 1 मीटर मैंने कहा कि इतनी लंबाई है, तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बदल जाए तो लंबाई बदल जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि 1 मीटर ही रहेगा, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे हवा का दबाव अधिक हो चाहे हवा का दबाव कम हो, चाहे मांदा हो चाहे कम हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आप अमेरिका में पहुँच जाए 1 मीटर ही रहेगा, है ना। 1 किलोग्राम ही रहेगा। 1 सेकेंड की वैल्यू 1 सेकेंड ही रहेगी। तो प्लेस बदलने पर, टाइम बदलने पर, टेम्परेचर बदलने पर, प्रेशर बदलने पर इनकी वैल्यू ना बदले, वो क्वांटिटी उतनी रहे, यूनिट उसका वही है। ठीक है, नेक्स्ट। should be easily accessible। इजीली एक्सेसिबल का मतलब है कि हम उससे इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकें। अगर मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड से इंफॉर्मेशन आसानी से नहीं निकल रही, हम मीटर या कहा जाए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? इस यूनिट को कुछ बोलते हैं? अगर नहीं आ रहा तो ऐसे देखो,
किलोग्राम अलग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल। बल का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन, है ना, ये न्यूटन लिखा हुआ है। तो अगर हम कहते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स, तब तो आसान लग रहा है। अगर हम कहते हैं 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि 5 किलोग्राम में है कि मीटर में है कि सेकेंड के स्क्वायर में क्या है। ये इजी हो गया। तो इसी प्रकार से इजीली असेबल होना चाहिए। एक बार हम इन्फॉर्मेशन देख लें तो हमें पता लग जाए कि 5 किलोग्राम इतना होगा, 10 मीटर इतना होगा, 10 सेकेंड इतना होगा, 2 एम्पियर की करंट इतनी होगी, 4 मोल इतना होगा, है ना। तो ईजिली डायरेक्ट यूनिट के बारे में आपको बता ही दिया। डायरेक्ट यूनिट फंडामेंटल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक करोगे तो किसके टर्म्स में करोगे? फंडामेंटल के टर्म्स में, है ना। ये है हमारा डायरेक्ट यूनिट, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया 1 2 3 फंडामेंटल के टर्म में। एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। इसमें 2 बार, इसमें 3 बार शामिल हो गया फंडामेंटल यूनिट। मीन्स डायरेक्ट यूनिट कैन बी स्प्लिट इनटू फंडामेंटल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, अब लिखिए नेक्स्ट सिस्टम कौन कौन से होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस समय जो चल रहा है ऐसा ही है हर जगह, तो इसलिए सिस्टम से पहले अगर प्रिंसिपल लिखे तो और भी सही रहेगा। ऐसा कर लो, आप लिखिए प्रिंसिपल यूनिट, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रिंसिपल इनमें से कौन कौन से, मुख्य कौन कौन से? एक प्रिंसिपल ये होता है, एक प्रिंसिपल ये होता है, दोनों मिलते मालूम है क्यों? एक ये होता है, एक ये होता है। एक सिद्धांत हो गया प्रिंसिपल का मतलब। ये वाले प्रिंसिपल आपके कॉलेज में भी होते हैं PAL, और ये PL ही होता है, सिद्धांत होता है। लेकिन यहाँ पर हमने PAL लिखा है प्रिंसिपल आते समय, तो वो वाले प्रिंसिपल का नहीं है। ये प्रिंसिपल का मतलब हुआ मुख्य, और वो भी मुखिया, और वो भी कॉलेज के मुखिया होते हैं, इसलिए प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल यही वाला लिखा जाता है कि मुख्य सिस्टम कौन होता है, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलो भाई पढ़ते हैं। नंबर 1 FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। 3 यूनिट्स कौन कौन से? F फॉर फुट, पाउंड, सेकंड और सेकंड, 3। सबसे पहले ये सिस्टम आया सबसे पहले ब्रिटिशर्स का दिया हुआ। क्या बेटा? फुट, पाउंड, सेकंड। फुट जानते हैं ना, 1 फुट 2 फुट लंबाई नापने के लिए यूज किया गया। पाउंड, पाउंड जानते हैं किसका यूनिट होता है? किलोग्राम। मास को मेजर करते हैं, किलोग्राम मेजर करते हैं, ग्राम मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं, वैसे पाउंड में किया करते थे, है ना। तो पाउंड और टाइम के लिए सेकंड था। उसके बाद आया CGS। CGS में भी 3 यूनिट्स थे, ठीक है। लंबाई के लिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम सेकंड, और सेकंड। फिर कौन सा आया? MKS, MKS। इसमें क्या आया? मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, सेकंड, सेकंड। यहाँ पर भी 3 यूनिट्स हैं।
शुरुआत में ये माना जाता रहा कि मास, लेंथ और टाइम ये तीन ही फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो इन्हीं के टर्म्स में सभी को मेजर किया जा सकता है। लेकिन तब तक आवेश के बारे में जानकारी थी, चार्जेस क्या होते हैं। क्यों भाई, चार्जेस सब लोग जानते हो? आवेश। मेरी तरफ ध्यान दो, आवेश या चार्ज जानते हो ना सभी लोग? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक? नेगेटिव। निगेटिव। इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 है ना, कूलम। जब ये स्टेशनरी होता है तो कुछ नहीं, और मूव करने लगे तो यही चार्ज करंट बना देता है। तो तब तक जब तक ये एम्पियर्स था, करंट के बारे में जानकारी नहीं थी। करंट के बारे में जानकारी नहीं थी, तो जब विद्युत धारा के बारे में जानकारी हुई तब पाया गया कि विद्युत धारा एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको फंडामेंटल यूनिट की तरीके से लिया जाना चाहिए। तो उसी से हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे। उसी को मेजर करते समय हम डिफरेंट क्वांटिटीज, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ वगैरह डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे, इंडक्टेंस निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं करंट की हमें जरूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे, करंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगला सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया, जिसको कहा गया MKSA सिस्टम, ठीक है। और इसमें थे 4 यूनिट्स। एमकेएस वाले तो तीनों थे, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, साथ में एम्पियर और आ गया, ठीक है। एम्पियर किसका यूनिट था? विद्युत धारा या करंट की मेजर करने के लिए। तो यहाँ तक डेवलप हो गया। अब जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया तब महसूस किया गया कि नहीं, टेम्परेचर भी तो एक ऐसी चीज़ है। तो टेम्परेचर, सर्दी, गर्मी, ऊष्मा का प्रवाह अधिक टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है कि नहीं होता है? बोलो, इस कमरे में एसी चल रही हो, बाहर गर्मी हो, यहाँ ठंडा हो गया और बाहर गर्म हो गया। अब एसी बंद कर दो तो बताओ, ऊष्मा कमरे से बाहर जाएगी या बाहर से अंदर आएगी? कमरे में बाहर से अंदर आएगी ना। इसका मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऊष्मा का प्रवाह हमेशा होता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऊष्मा का प्रवाह हमेशा होता है। तो माना गया कि ये नई चीज़ आ गई, यहाँ पर तो टेम्परेचर भी आ गया और ये ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर को ब्रेक नहीं किया जा सकता, स्टडी किया गया। तो उनका ठीक कोई बात नहीं, इसके लिए एक नया यूनिट मान लो केल्विन, ठीक है। फिर स्टडी चलती रही तो उन्होंने कहा कि मास तो बता देते हैं कि इतने किलोग्राम, लेकिन अगर 1 लीटर के हम बीकर में पानी भर दें और उसी 1 लीटर के बीकर में हम अगर रेत भर दें तो वजन किसका ज़्यादा होगा? मास किसका ज़्यादा होगा? रेत का। लेकिन क्वांटिटी दोनों की कितनी हुई? बराबर हुई, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 लीटर। तो उन्होंने पाया कि केमिस्ट्री का जब अध्ययन किया जाएगा तो वहाँ पर पदार्थों की मात्रा जो ली जाएगी उसके लिए कोई यूनिट बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पर रिएक्शंस को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जानकारी नहीं रहेगी। तो एवोगैड्रो ने सबसे पहले बताया कि एक निश्चित क्वांटिटी को अगर हम माने और मोल का नाम दे दें तो उसमें 6.02 गुणे 10 की घात प्लस 23 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होंगे। अब एग्जाम्पल ले लो, हमने पानी ले लिया और एक तरफ ले लिया, मान लो आयरन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सबके हमने 1 मोल लिए, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने कहा कि अगर मोल के टर्म्स में हम काउंट करेंगे तो वाटर के 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, आयरन के भी 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे। ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ये मॉलिक्यूल है या एटम है? बताओ।
बताइए। मॉलिक्यूल दो एटम मिलकर बनाते यस हैं। सर। तो 1 मोल ऑक्सीजन अगर लिया तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो एक ऐसा यूनिट आ गया जो हमें ये बताएगा कि कितने एटम होंगे, कितनी मात्रा हमने ले ली 1 मोल प्लेट में रखा, तो हम बता सकते हैं 6.02 10 पावर 23 इतने एटम होंगे पक्का। मॉलिक्यूल लिए तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, सिंगल एटम लिए तो इतने सिंगल एटम होंगे, है ना। तो इसकी जब पैसे होने लगी कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। नंबर डिफाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो मॉल लिया गया। तो दूसरा हमने कहा टेम्परेचर के बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, और उसको नाम दिया, उसकी यूनिट को नाम दिया मोल। अभी तक ये 4 हो गए थे यहाँ पे, है ना। अब बताइए कौन सा एक बचा हुआ। इसके बाद सबसे लेटेस्ट जो सिस्टम आया वो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई में क्या है, ये चारों तो हैं ही, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, 2 और बढ़ गए, केल्विन, मोल। आपको मालूम होगा यहाँ पर 7 यूनिट्स होते हैं, कैंडेला। 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 डेराइव्ड भी होते हैं। क्यों? जी सर। 2 डेराइव्ड भी होते हैं। एसआई में इनमें डेराइव्ड यूनिट नहीं लिए गए थे। नहीं सर। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर के बाद आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका क्या यूनिट माना गया, कैंडेला। कैंडेला। तो यहाँ पर अगला आ गया कैंडेला। सीडी कर दे, कैटेगरी मत समझ लेना इसको, कैंडेला। 1 2 3 4 5 6 7 तो फंडामेंटल यूनिट हो गए। इसके अलावा 2 डेराइव्ड यूनिट इसमें होते हैं, कौन कौन से, कोण और घनकोण, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और इनके यूनिट क्या हो गए, रेडियन, रेडियन, स्टेरेडियन। तो यहीं पर इसको ले आते हैं, ठीक है। रेडियन और स्टेरेडियन, 2 डेराइव्ड यूनिट हो गए। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स सिस्टम आया, सिस्टम उसमें 7 यूनिट्स और 2 डेराइव्ड यूनिट्स, कुल मिला के 9, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिस्टिंग कर लेते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके यूनिट्स, ठीक है। सिंबल्स। पहला मास ले लें, दूसरा लेंथ, टाइम, अगला टेम्परेचर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, करंट डबल आर, फिर टेम्परेचर, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्लियर। यूनिट बता दो, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला,
मोल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल का रेडियन, इसका इसके रेडियन, रेडियन इसके रेडियन, क्लियर। एक चीज तुमको वो यहाँ पर ये बता देते हैं, तुम इसको नोट कर लो। तो लेटेक्स स्टूडेंट कौन सा जो सिस्टम हो क्या हो गया, ऐसा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। चौथे में इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं कि न्यूटन, हमने कहा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ ये सुना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वही चीज़ आ गई, N1 U1, देखिए N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर बने, आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, तो डाइन बड़ा यूनिट हुआ या छोटा हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब यूनिट छोटा हो गया। तो सीधा आपको दिख रहा है, बता सकते हो। ये तो यहाँ ऐसा दिख रहा है, अगर कोई नई दो क्वांटिटीज का रिलेशन आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ, और या ये कह दिया जाए कि ये रिलेशन देखकर बताओ क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अगर आप ये कह दें कि A न्यूटन बराबर B डाइन, है ना, ठीक है। ये तो एक उदाहरण है, इसमें 1 जूल बराबर 10⁷ आ गई या कोई दूसरी तरह की चीज़ है, और आपके पास 4 विकल्प दे दिए जाए। आपसे कहा जाए A इक्वल्स टू B, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A कुछ भी कर दिया जाए, A लेस देन इक्वल्स टू B, ऐसे करके अब बताओ क्या होगा। ये बात है, ये विकल्प से कंफ्यूजन मत करना। 1 2 3 4 बताइए कौन बता पाएगा? तीसरा नंबर, तीसरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने पहले लिख रखा था इधर। तो इसमें क्या सीधा आप ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा वाला बड़ा है। न्यूटन बड़ा है तो निश्चित रूप से A छोटा होगा, तो जिस विकल्प में A छोटा है वो वाला हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको चेक कर लो। अब यहाँ निकाल के देखो एक बार, हमने लिखा 1 न्यूटन, कन्वर्ट करके देखते क्या 10⁵ डाइन वाकई में आता है। 1 न्यूटन का मतलब हो गया 1 किलोग्राम मीटर और बटे सेकेंड स्क्वायर। अब इन सबको सीजीएस में बदल दो, ये सीजीएस में तो है टाइम, इसको हमने कहा 1 किलोग्राम को हमने लिख दिया 1000 ग्राम, मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर, बटे सेकेंड तो वैसे ही रहेगा, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड ही रहेगा। ये हो गया 10⁵ 10⁵2 10⁵5 ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं, तो इसीलिए आ गया 10⁵5 डाइन।
जूल अर्ग कर पाओगे इस तरीके से? 1 जूल बराबर क्या लिखोगे 10,000 के साथ फंडामेंटल यूनिट के टर्म में? क्या लिखोगे? 10⁻7 10⁻7 अर्ग होता है कि ये हमें प्रूव करना है। ये एमकेएस में है और ये सीजीएस में है? 1 जूल को पहले कैसे क्या लिखो तो फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में क्या लिखो है? 1 जूल होता है कार्य का मात्रा, कार्य बराबर बल में विस्थापन, बल का ये लिखा हुआ है। क्यों भाई ऐसे देखो ना, W = F × S है ना। F क्या क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। न्यूटन जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऐसे तो इनटू मीटर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर है ना। इसी तरह कन्वर्ट करोगे 1 किलोग्राम, ठीक है। 1000 यहाँ से आएगा, 100 की पावर 2, 10 की घात 4 आ जाएगा, 4 3 7 10⁻7 आ जाएगा। अब आप नोट कर लीजिए कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। यूजेज, भाई किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, तो लिखें यूजेज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। यूजेज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद कौन सी क्लास हम लोग की? मैथ आगे क्या सर? अभी नहीं है। अभी नहीं। कौन पढ़ा रहा है? पंकज सूर्य। जी पंकज सूर्य जी। सर नहीं, पंकज तो उसमें पढ़ाते हैं। Number 1, to check the validity of to check the validity of an equation or formula, किसी इक्वेशन या फार्मूला की वैलिडिटी चेक करना है। वो तो सही है कि नहीं सर? To derive the formula for a given physical quantity, to derive the formula for given physical quantity, to convert one system of units to other system of units. सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एफबीएस से सीजीएस में, सीजीएस से एमकेएस में, एमकेएस से एमकेएस में, एमकेएस से एसआई में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। सर 1 किलोग्राम बराबर कितने पाउंड होता है? अच्छा ये तो मैं याद नहीं है, लेकिन लगभग आधा किलोग्राम के आसपास 400 कुछ ग्राम का 1 पाउंड होता है, 485 या कुछ ऐसा। कल बताऊंगा एग्जैक्ट क्या होता है। 1 किलोग्राम में 2 पाउंड से लगभग ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा होता है। नंबर 4, फोर्थ के लिए वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन कितनी रखी है इसको। फोर्थ जो है वो हम रूल के टाइम से बता रहे हैं,
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, उसको बता रहे हैं क्या होता है, इसको पहले समझा देते हैं। ठीक है, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए गिवन इक्वेशन और फार्मूला, कि कोई फार्मूला सही है या नहीं है उसको चेक करना है। कैसे करेंगे? सिंपल सा फार्मूला ले लो, कौन सा ले लो बताओ? b बराबर u प्लस चलो v बराबर u प्लस ए टी, इसको चेक करना है। v बराबर u स्क्वायर प्लस ए टी, ऐसा क्यों नहीं है? v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी क्यों नहीं है? v बराबर u प्लस ए स्क्वायर टी क्यों नहीं है? v बराबर u प्लस ए टी स्क्वायर क्यों नहीं है? तभी वैलिड होती है इक्वेशन या फार्मूला कि जब उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो और उनकी डायमेंशन भी बराबर हो। तो पहली बात तो समझ लो कि डायमेंशन फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर लगाई जाती है, डायमेंशन तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया बताने को, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यहाँ साइड में देखो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशंस आर द पावर्स which are raised over a unit to describe a physical quantity। जैसे वॉल्यूम को हमने कहा लेंथ का क्यूब L3 शो करते हैं। तो डायमेंशंस लिखने का तरीका हम तीन में बता रहे हैं, MLT, A, थीटा, वो सारे होते हैं। अगर हमने लिख दिया ML3 की पावर -2 तो मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो मास का जो यूनिट होगा उसकी पावर 1, लेंथ की यूनिट की पावर 1 और टाइम की यूनिट की पावर -2, यानी कि टाइम के रेसिप्रोकल की पावर 2। तो ये डायमेंशंस क्या है? जो कि किसी फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर्स लगाई जाती हैं वो डायमेंशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो यूनिट्स और डायमेंशन की यूज है। पहला चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन, वही इक्वेशन वैलिड होती है जिसके दोनों तरफ के डायमेंशन सेम है। इसका डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकंड, यानी कि LT - 1 विमान। इधर की क्या हो गई? LT - 1 प्लस LT - 2 t, तो ये भी हो गया LT - 1 हो गया। और विमान को विमान में जो लंबाई को लंबाई में जोड़ोगे तो लंबाई आएगा, टाइम को टाइम में जोड़ोगे तो टाइम ही आएगा। तो राइट हैंड साइड की पूरी विमा LT - 1 ही होगी। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम चेक करते हैं वेदर कोई फार्मूला W = F × S, दोनों की डायमेंशन तक सेम, यूनिट्स देख लो सेम निकल कर आएगा। फंडामेंटल यूनिट में ब्रेक करते चले जाओ सेम आएगा। दूसरा, टू डिराइव द फार्मूला फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, हमें नहीं मालूम कि वर्क फोर्स और डिस्टेंस की कितनी पावर पर डिपेंड करता है। तो क्या किया हमने, मान लिया कि फोर्स की पावर A और डिस्टेंस की पावर B, फिर दोनों के डायमेंशन को कंपेयर किया, इक्वेशन बनाई और निकाल लिया कि कितनी हमारा रिलेशन होना चाहिए। तीसरा, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये तो हम आपको बता ही चुके, जैसे अभी हमने जूल को आर में कन्वर्ट किया, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया। तो एक सिस्टम मतलब एम के सिस्टम से सीजीएस में ले आया, सीजीएस से एमकेएस में ले आया, एफपीएस में ले आया या एसआई में ले आया, किसी में कन्वर्ट करना है तो उसके ये काम आएगा। अब ये वाली चीज़ जो बताई हमने कि डायमेंशन दोनों तरह के सेम होने चाहिए, इसका एक नियम होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? अब ये PLE ये वाला प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब एक रूपता, ठीक है, एक रूपता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया कि द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ए इक्वेशन आर ऑलवेज इक्वल।
दोनों तरफ किसी इक्वेशन के दोनों तरफ की डायमेंशंस हमेशा एक जैसी होती है। तो लिख लीजिए होमोजेनिटी, द डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स both the sides of any equation, the dimensions of both the sides of any equation are always equal. Clear? कुछ 2-3 मिनट का ऐसा करते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि लाइट ईयर हुआ, पार्शियल कोई, जानते हैं आप लोग क्या होता है? लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर सुना है? प्रकाश वर्ष। हाँ, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष दूरी। लाइट ईयर से लगता है कि ये समय का मात्रा है, लेकिन समय का नहीं है, दूरी का। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? इंटर पास कर चुके हैं। बीएससी में एडमिशन लिया क्या इस बार? कुछ लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब सभी लोग इंटर पास आउट हैं, सभी इंटर पास आउट हैं। नहीं सर, आप अभी इंटर कर रहे हो, तो जो लोग पास कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में हो। अच्छा, जो लोग इंटर पास कर चुके हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कुछ लोग और क्या कर रहे हैं? बीटीसी कैसे? अच्छा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी में भी कुछ लोग हैं, आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। इंटर में साइंस था सभी के पास। अच्छा, तो ये चीज़ आप लोग बता दो जो आप लोग को अच्छी लगेगी सुन के, कि नीट और आईआईटी की क्लास में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर बच्चों को मतलब कई फंडामेंटल चीज़ों को ऐसी जानकारी नहीं थी जितना आप लोग को है। मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप मेहनत से पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लगा। इवन बहुत से स्टूडेंट बीएससी में जाते हैं, इंटर पास करके लाइट की स्पीड नहीं मालूम होती, ये नहीं पता होता कि लाइट ईयर क्या है ना? तो इन सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। 1 लाइट ईयर क्या दूरी होती है? 1 सेकेंड। घड़ी की एक बार टिक होती है, टिक 1 सेकेंड। लाइट का फोटोन 3 लाख किलोमीटर चला जाता है 1 सेकेंड में, और इसी तरह से चलता रहे और साल भर चलता रहे। कितनी दूर निकल जाएगा उसको कहेंगे लाइट ईयर। और ये 9.46 मीटर, या हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 10⁻16 मीटर। बहुत बड़ी। 10⁻3 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर है ना, और 10⁻6 मीटर का मतलब हो गया 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी हो गई। 10⁻9, 12, 15, 16 बहुत बड़ा यूनिट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। अब तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहले शुरुआती दौर में 10-15 साल पहले सिंपल क्वेश्चंस कंपटीशन में आया करते थे। ना तो नेट की फैसिलिटी होती थी। आजकल आप कोई भी आंसर ढूंढना चाहते हो और तुरंत हम सर्च कर लेते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आ जाता है। किताबों के अखबारों के सहारे रहना होता था, तो क्वेश्चंस भी इजी आते थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया करते थे। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है? 1 लाइट ईयर का मीटर में मान लेते हैं, किलोमीटर में आप नहीं, शायद इसमें पूछा गया। सिंपल आया था। और देखिए कितना आसान होता है। कभी पूछ देते कि लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी का, समय का। यहाँ पर लगे रहता है ईयर का मतलब साल, हम लोग सोचते हैं समय का मात्रक होगा, लेकिन होता है दूरी का। तो ये कंफ्यूजिंग होता है।
हाँ बाहर से अच्छा आप निकल करो से आते हैं ठीक है आधे घंटे अभी 15 तो आरसेट की वैल्यू बता दो याद होगा 3.08 प्रकाश वर्ष होता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए आरसेट भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है ठीक है ना। मैं समझता हूँ आज के लिए यूनिट एंड डायमेंशन में लगभग कवर हो चुकी चीज़ें। बहुत कुछ कवर तो किया। अब समय कम होता है क्योंकि बाकी सिलेबस कंप्लीट करना अदरवाइज मैं थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता बीच में मिलेगा तो समय सॉल्व करूँगा। कल देखता हूँ मोशन स्टार्ट कर देते हैं है ना। थैंक यू। पेमेंट प्रोसेस होता है 2 होता है इसको देखने में आपकी क्या है एनडीए हमारा डीजे तो एक घंटा 6 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है।